गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम जो है सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी 2022 में हुआ था। तो इसमें हम बाल विकास के ही क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी आपको बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम जो है आपको और भी एडिशनल जानकारी देंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में क्या करते हैं, विकसित होते हैं। अर्थात इन चारों में से यह कौन सा नियम सुझाव देता है कि हमारे जो शरीर है उनके जो अंग का विकास होता है विभिन्न चरणों में क्या होता है, भिन्न भिन्न, अर्थात अलग अलग दर से, कभी धीमा कभी तेज होता है। तो देखिए हमारा जो है पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, क्या इसके अनुसार यह नियम देता है, या फिर विकास एक दिशीय होता है इससे, या फिर विकास एक असतत प्रक्रिया है इसके माध्यम से, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है इसके माध्यम से, या फिर यह नियम बताता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो विकास की दिशा है वो अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इस नियम से ही हमें पता चलता है या बताया जाता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न चरणों में जो है विभिन्न दरों से क्या करते हैं, विकास करते हैं। अब देखिए, अगर आपको विकास से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसमें और भी आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका जो विभिन्न चरणों में विकास होता है विभिन्न अलग अलग दरों से, वो अधोगामी और शीर्षगामी है। एक चीज़ तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे, अधोगामी और शीर्षगामी। ये पूछता है और पूछता है कि बालक के जन्म के पूर्व, अर्थात जब वो माँ के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो जो होने वाली उसकी शारीरिक वृद्धि है वो जो है किसका अनुसरण करती है। तो हेड टू फुट, कैसे अनुसरण करती है, हेड टू फुट, अर्थात आपका सिर से पैर की तरफ उसका विकास कैसे होता है, सिर से लेके पैर तक, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी। क्या कहते हैं, मस्तका, नोट कर लेंगे, धोमुखी। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बच्चे का विकास प्रसव पूर्व कैसे होता है, मस्तकाधोमुखी होता है, हेड टू फुट होता है। और देखिए इस क्रम में भी क्या होता है, सबसे पहले मस्तिष्क के क्षेत्र का विकास होता है, फिर उसके धड़ अर्थात जो सीना होता है उसका चेस्ट होता है, फिर उसके बाद अंत में जो है पैर का क्या होता है, उसके विकास होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केंद्र से दूर की ओर, अर्थात पहले सेंटर से दूर, इसका भी इसको जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो केंद्र से दूर की ओर, ये भी एक क्या है, सिद्धांत है। तो यही कारण होता है कि बालक जो है पहले क्या करता है, पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है, और बाद में वह अंगुलियों के संचालन में क्या होता है, निपुण होता है। अर्थात अगर यह आपका पूरा शरीर है, ठीक है, ये अगर पूरी बॉडी है, तो पहले वो अपने आप को बैलेंस करता है, बैलेंस करने के बाद धीरे धीरे, जैसे ये हाथ है, ये हाथ की अंगुलियां हैं, तो पहले ये इसको अपने शरीर को बैलेंस करेगा, फिर हाथ को, फिर धीरे 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 करते करते वह अपनी अंगुलियों पर भी क्या करता है, जो है पकड़ को मजबूत करता है। जैसे आप देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो पहले बॉल पकड़ने के लिए पूरा लेट जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने एक दो उंगली से ही क्या करता है, बॉल को कैच कर लेता है। तो ये जो है एक विकास का क्रम होता है जो है केंद्र से दूर की ओर होता है। ये चीज़ सीख गए आप। और देखिए क्या है, अब जैसे विकास की चर्चा है तो आप पढ़े होंगे विकास और वृद्धि। तो विकास और वृद्धि में अंतर भी होता है। देखिए वृद्धि क्या है, जैसे हमारे शरीर का वजन बढ़ना, आकार घटना, बढ़ना, ये वृद्धि है। विकास में जैसे भाषा विकास, मस्तिष्क का विकास, ये आ जाएगा। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब देखिए इसमें और क्या है, जो वृद्धि होती है वो दिशाहीन होती है। वृद्धि क्या होती है, दिशाहीन होती है, अर्थात उसमें जो है डायरेक्शन का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लंबाई जो है हमारी क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन वजन क्या होता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जो विकास है वह एक निश्चित दिशा में होती है, क्या होती है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है। और क्या है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से मापन उसका नहीं कर सकते हैं। और आप क्या याद रखेंगे कि देखिए
अगर हम बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चों के विकास का जो सिद्धांत है, तो उसमें कई सिद्धांत होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि समान जो है आपका प्रतिमान का सिद्धांत है, जिसमें होता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती है। जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया, और भी जो है जानवर हो गए। और विकास की जो दिशा होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो होता है मस्तकाधोमुखी, अर्थात मस्तिष्क लेके पैर तक। और क्या होता है, शरीर जो है केंद्र से दूर की ओर होता है। ये आप याद रखिएगा। और क्या याद रखेंगे कि निरंतरता का सिद्धांत होता है इसमें, मतलब विकास कभी भी न रुकने वाली क्या है, प्रक्रिया है, कंटिन्यू वो चलती है, अर्थात ये सतत प्रक्रिया है। और क्या है इसमें, पूर्वानुमान का सिद्धांत है। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जो है विकास पूर्वानुमान होता है, अर्थात क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, ये चीज़। और देखिए इसमें एकीकरण का भी सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत में क्या कहता है कि बच्चों में जो एकीकरण का गुण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एकीकरण का, अर्थात जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकीकरण। अर्थात किसी कार्य को करने में हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर जब कोई काम करते हैं तो यही इसका क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। अब देखिए अगर बाल विकास की बात करें तो इसमें जो है कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है वो 9 महीने का होता है या फिर 280 दिन का होता है, ये याद रखेंगे। शैशवावस्था जो होता है वो नोट कर लेंगे, हम बोल रहे हैं आपको, जो इन्फेंसी जो है आपका स्टेज है वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था आपका क्या हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष हो जाएगा। अब शैशवावस्था को ही जिज्ञासा इसमें क्या होती है, इस अवस्था में ज़्यादा होती है, और आत्म प्रेम की भावना भी शैशवावस्था में क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का होता है। और ये पूरी तरह से क्या होता है, माता पिता के जो है व्यवहार पे क्या होता है, आधारित होता है, या फिर उसके जो है स्वरूप पर निर्भर करता है। और इसे ही खिलौने की आयु कहते हैं। आंतरिक चिंतन की जो है अतार्क, जो इसे बिना तर्क के चिंतन करता है बालक। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है, ये तो आपका पहले प्रसव पूर्वावस्था 9 महीने से 280, दूसरा शैशवापूर्ण जन्म से 5 वर्ष, और तीसरा है आपका बाल अवस्था, बाल्यावस्था, ये आपका 6 से 12 वर्ष आता है। इसी को हम तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था भी कभी कभी देखिए इंपॉर्टेंट पूछा जाता है टेट सुपर टेट में भी कि गंदी अवस्था किसे कहते हैं, तो 6 से 12 वर्ष जो है आपका बाल्यावस्था को ही चाइल्ड स्टेज को कहते हैं, चाइल्डहुड। और देखिए इसी को हम समूह या ग्रुप की अवस्था भी कहते हैं, टोली समूह, बच्चा इसी में क्या करता है, ग्रुप बनाता है आपका। और इसे ही कुछ वैज्ञानिक जो है अनोखा काल भी कहते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था का कई नाम है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, याद रखेंगे। गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेल की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था, संग्रहण की अवस्था जो है अवस्था, या फिर अनोखा काल। अब आता है चौथा स्टेज आपका जो है किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था की बात करें तो ये जो है आपका लगभग 12-13 वर्ष से शुरू होता है और 18 वर्ष तक आपका चलता है। अब इसमें देखिए किशोरावस्था को भी कई नाम से जाना जाता है। सबसे कठिन काल भी कहा गया है, तूफान की अवस्था जो है कहा गया है, उलझन की अवस्था कहा गया है, तनाव की अवस्था कहा गया है, विषम लिंग के प्रति आकर्षण भी इसी अवस्था में होता है, वीर पूजा की भावना होती है इसमें बच्चों में जो है, और इसी को जो है स्वर्ण काल जो है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। और इसमें बच्चे में जो है अमूर्त चिंतन, अर्थात किसी चीज को मूर्त रूप में न देख करके जो है फिजिकली न देख कर वो क्या करता है, अमूर्त रूप से चिंतन करता है, इसीलिए इसको जो है अमूर्त चिंतन की भी अवस्था कहते हैं। तो ये था जो है विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चन को और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें आपका दिया है पहला ऑप्शन कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये पहला है। दूसरा है बचपन वह अवधि है जिसे हम 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर क्या होता है, आधारित होता है। अब देखिए सही आपको पकड़ना है, अर्थात 3 आपका क्या होगा, गलत होगा। अब एक बात बताइए, बच्चों की जो सोच है वो क्या सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होगी। जो बच्चा है वो समाज का ही क्या है, एक सदस्य है, और बच्चों पे अपने समाज से जो है इंटरसेप्ट करके जो है
वार्तालाप करके, चाहे वो जिस समाज में रहता है वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सारी गतिविधियों का वो क्या करता है, अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वो सीखता है समाज से ही। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो प्रभावित उससे नहीं होता, जबकि ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ रहता कि अंतःक्रिया से प्रभावित होता है तो हमारा राइट आंसर ये भी हो जाता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो करता है। 10 विभिन्न अवस्थाओं में इसको हम नहीं बांट सकते, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। देखिए ये केवल शब्द, ये केवल ही जहां शब्द लगा रहे वो ऑलरेडी क्या है, गलत है। हाँ, यहाँ पे ये होता कि बच्चों के विकास पे सामाजिक और आनुवंशिकता का असर पड़ता है तब वो सही हो जाता है, लेकिन केवल आनुवंशिकता तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों का जो विकास होता है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। अब देखिए अगर हम बात करें जैसे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो देखेंगे कि बच्चा क्या करता है, अपने छोटे व्यक्तियों के साथ क्या करता है, मृदुलता का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, और बड़ों का क्या करता है, वो आदर सम्मान करता है। तो ये समाज से ही क्या करता है, वो सीखता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है इसमें जो है बाल विकास का पूछा गया है। देखिए प्रीवियस ईयर में कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए जो ये आपका प्रोसेस है प्री डिटरमाइंड जो है अनफोल्डिंग का जेनेटिक, इसमें जो है वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, अधिगम कहलाता है, आपका सामाजिकरण कहलाता है, या फिर परिपक्वता कहलाता है। तो जो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो परिपक्वता का जो अर्थ होता है अगर हम मीनिंग देखें तो शरीर के स्वाभाविक विकास से होता है, जो शरीर का हमारा स्वाभाविक विकास होता है। जैसे आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का भी क्या होता है, विकास होता है। अर्थात जो बालक होता है उसमें शरीर के वृद्धि के साथ साथ उसके बुद्धि का भी क्या होता है, विकास होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, व्यावसायिक विकास होता है कि नहीं। कई प्रकार के विकास एक साथ क्या होते हैं, जो है आपके क्रम के अनुसार क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। तो परिपक्वता के क्रम में देखेंगे कि बालक का जो भ्रूण निर्माण से लेकर जन्म के बाद तक होने वाला विकास क्या होता है, शामिल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास प्रत्येक क्रम एक प्रकार से क्या करते हैं, एक दूसरे पर परिपक्वता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कैसे। जैसे जब बालक की मांसपेशियां और हड्डियां जो है चल पाने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व हो जाती हैं तो वह पैरों के बल चलने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार परिपक्वता अभिवृद्धि और विकास को क्या करती है, गति प्रदान करती है। अब जैसे एक बालक है छोटा सा, ठीक है। अब बालक पहले क्या करता है बताइए, पहले वो नीचे जो है दोनों पैर और दोनों हाथों से चलता है, लेट कर चलता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो वो खड़े होकर पैरों पर चलने लगता है। लेकिन अब बच्चा जब खड़े होकर चल रहा है तो अगर उससे आप कहेंगे कि वो लेट के चले तो उसको दिक्कत होगी। तो यही परिपक्वता की क्या होती है, अवस्था होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। अब देखिए इसमें सामाजिकरण का पूछा है कि सामाजिकरण का कौन सा प्राथमिक और द्वितीयक जो है कारक है। परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस। तो एक बात बताइए, अगर हम प्राथमिक कारण की बात करें तो प्राथमिक को तो परिवार ही सर्वप्रथम होता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को ही कहा गया है और उसका प्रथम जो शिक्षक होता है वो माता पिता ही होता है, वहीं से वो सीखता है अपनी मातृभाषा में। तो परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय का हो जाएगा आपका द्वितीयक जो है कारक होता है, किसका, बालक के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो देखिए नैतिक निर्णय लेने के आधार की बात करें अगर हम, देखिए इसमें जो है आपके जो मनोवैज्ञानिक है जो है लॉरेंस कोहलरबर्ग, तो इन्होंने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया है। तो हम अगर नैतिकता के सिद्धांत की बात करें, नैतिकता होता क्या है, जो मॉरलिटी होती है वह एक गुण होता है। क्या होता है, गुण होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सही और गलत की क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही क्या करता है, नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, इसका गुण को जो है उसका विकास होता है। तो अगर हम लॉरेंस कोहलरबर्ग की बात करें तो ये हालांकि जो है
एक जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इनको नाम जानते रहिए कि अमेरिका के हैं ये, और इन्होंने नैतिकता का 3 सिद्धांत भी दिया था। और तो इसमें इनकी एक स्टोरी जो है काफ़ी फेमस थी, जिसमें कोई व्यक्ति रहता है और उसकी जो है पत्नी हॉस्पिटल में बीमार होती है और उसको एक दवा की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको ये दवा मिल जाएगी तो आपकी पत्नी क्या हो जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। और वो दवा जो है केवल एक ही व्यक्ति के पास उपलब्ध रहता है और एक ही पीस रहता है, जिसका वो क्या किया रहता है, इन्वेंशन या फिर खोज किया रहता है। तो वह व्यक्ति जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है वह दवा देने से क्या करता है, मना कर देता है कि मेरे पास एक ही है, अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरी सारी जीवन की मेहनत जो है क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जो है वह व्यक्ति जो है उस दवा की बाद में चोरी कर लेता है और वो ले जाता है, डॉक्टर को दे देता है और उसकी पत्नी की जान बच जाती है। और बाद में उसको पुलिस क्या करता है, पकड़ के ले जाता है, क्योंकि भाई वो किसी की मेहनत होती है। तो उसी पे आधारित है। इसमें सीधे सीधे देखिए ये समझाया गया है आपको कि अगर कोई बच्चा है, जैसे अब एक बात बताइए, आप तो बड़े हैं, ठीक है, आपके सोचने की क्षमता अलग है, आपका जो नैतिक विचार है वो अलग है। छोटे बच्चों का अलग होता है। छोटे बच्चों का क्या होता है, कोई सामान छीन लेता है तो वो रोने लगता है, मारने लगता है, ठीक है, उसको ये ज्ञान नहीं कि हम किसको मार रहे हैं, बड़े को मार रहे हैं कि छोटे को मार रहे हैं, ठीक है। वो बड़े अपने से बड़े लोगों को भी क्या करता है, मारने लगता है, क्योंकि उसका नैतिक विकास उतना नहीं हुआ रहता है, वो उसके एज के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ का ज्ञान होने लगता है, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, वैसा दूसरों के साथ क्या करते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी में लॉरेंस जो कोहलरबर्ग है, इन्होंने जो है कुछ अपना जो है नैतिकता का लेवल बताया है। इन्होंने 3 लेवल इन्होंने दिया है। कितना, 3 लेवल। तो चलिए आपको बता देते हैं ये 3 लेवल कौन कौन से हैं। तो एज ग्रुप रिगार्डिंग है। अब जैसे देखिए इसमें ये पहला जो इनका लेवल है, ये प्राक रूढ़िगत नैतिकता का लेवल है। प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसमें आपका, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसको हम हिंदी में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है 4 से 10 वर्ष का होता है। अब देखिए जो बच्चा 4 से 10 वर्ष का है उसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसको उतना सही गलत का फर्क नहीं पड़ता है, उसकी समझ विकसित नहीं होता है, उसका नैतिक विकास क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है जब बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है इनके अनुसार। और इस अवस्था में नैतिक जो तर्कणा है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर हम देखें तो इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड किया है जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। एक होता है दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा की, और जो दूसरा है आपका वो साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता का है। जैसे अगर दंड और आज्ञा में आप देखेंगे तो इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अर्थात जब वह व्यक्ति चोरी किया तो बच्चों ने यह सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी, सजा। बच्चा तो यही सोचा कि अगर कोई भाई चोरी करेगा तो उसको दंड मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। और जो साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता का सिद्धांत है उसके अनुसार इसमें यह होता है कि जैसे को तैसा। जैसे बच्चों को आप देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के क्लास में, छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, अगर उसका कोई पेंसिल तोड़ दे तो दूसरा भी व्यक्ति क्या करता है, दूसरा भी बच्चा वो दूसरे की पेंसिल तोड़ देता है। मतलब जैसे को तैसा का व्यवहार। ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है, जो प्री कन्वेंशनल आपका स्टेज है। अब देखिए दूसरा लेवल क्या है इनका, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता अर्थात कन्वेंशनल जो स्टेज होता है वो 10 से 13 वर्ष का होता है। तो इसके अनुसार तो हम इसका आंसर दे देंगे दंड और आज्ञा का, क्योंकि 7 से 8 वर्ष का बालक है तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में आ जाएगा 4 से 10 वर्ष में। तो हमारा 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। अब और भी देख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपके दूसरा जो है कुछ पूछ दे, 10 से 13 वर्ष के बारे में पूछ दे। तो जो 10 से 13 वर्ष का बालक होगा, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों और उनके अंदर जो समावेशित जो है गुण होता है उनको क्या करता है, उन्हीं के अनुसार वो क्या करता है, सही गलत का निर्णय करता है। जैसे अच्छा लड़का बनने की ओर और कानून व्यवस्था जो है की ओर जो है उन्मुखता की ओर। जैसे इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की क्या करता है, भावना को विकसित करता है। अब जैसे एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, तो वह ऐसा क्या करेगा, नहीं करेगा। जैसे बच्चा 10 से 13 वर्ष का है और देख लिया कि आग से कोई व्यक्ति जल गया, तो वह आग के पास जाएगा, नहीं जाएगा। अर्थात किसी घटना को देखकर वो क्या हो जाता है, सजग हो जाता है, या उसी के आधार पर वो क्या करता है, नैतिक अनैतिक का निर्णय लेता है। और इसमें क्या है, देखिए जो सार्वभौमिकता नैतिकता का सिद्धांत है, इसके अनुसार इसमें जो है जो किशोर होते हैं बच्चे, वह दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं।
और इसमें कि जो किशोर होते हैं वो दूसरे को फायदे के लिए अपनी जान पर भी क्या करते हैं, खेल जाते हैं। अर्थात ये खुद अपना जो है नैतिकता का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जो 10 से 13 वर्ष के बालक होते हैं। नेक्स्ट चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। अर्थात जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो है क्रमबद्धता का जो है जिक्र जो है किस प्रेफरेंस में किया है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए आपका पहला है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। मतलब क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है इस चारों में, तो बताइए। तो देखिए अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे काफ़ी जो है फेमस जो है आपके मनोवैज्ञानिक हैं और ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से है। और इन्होंने विकास का प्रतिपादन किया था, या इन्होंने जो है विकास का डेवलपमेंट का एक थियरी दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को हम विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं या अवस्था का सिद्धांत भी क्या करते हैं, कहते हैं। और पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल जो है मैच्योरेशन आता है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसका विकास होता है, वैसे वैसे वह किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति अपने दिमाग में एक समझ या फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, जिसे बाद में आप देखेंगे कि उसी को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और इनका क्या मानना था, ये कहते थे कि जो बच्चे हैं वो क्या है, ज्ञान के सक्रिय क्या है, निर्माता हैं। अर्थात ये क्या है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट का, तो इनका तो पहला था अनुकूलन, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और समाज के अनुरूप क्या होते हैं, ढल जाते हैं। तो एक तो अनुकूलन का सिद्धांत था, जिसमें आत्मसातीकरण आता है, एसिमिलेशन आता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने को ही आत्मसातीकरण कहते हैं। फिर समायोजन होता है, समायोजन एडजस्टमेंट आप जानते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नया तालमेल करना। स्कीमा है, स्कीमा का मतलब होता है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली जो सारी क्रियाएं होती हैं, जो एक्शन जो माइंड में जुड़ी होती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जो हमारे मस्तिष्क में जो है बना होता है, किसी चीज़ का रूपरेखा, स्ट्रक्चर जो है वही आपका क्या है, स्कीमा होता है। तो पियाजे ने खास करके जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट दिया था, उसके इन्होंने 4 सिद्धांत बताए थे, 4 स्टेज बताए थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला था वो संवेदी पेशी अवस्था था, जिसे हम सेंसर मोटर स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये इनका है संवेदी। इसमें इन्होंने समय भी बताया था, 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है। दूसरा जो आपका है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका 2 से 7 वर्ष तक का है। इसे हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरे अगर हम इनके जो है बात करें जो है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो इन्होंने एज बनाया था आपका 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज को कहते हैं मूर्त। और जो चौथा है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज ग्रुप है वो 11 से 15 वर्ष है। ठीक, तो आपने ये जान लिया कि जो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थियरी था वो 4 लेवल में इन्होंने जो है बांटा था। सेंसर मोटर संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक 7 से 11 से 15 वर्ष। अब देखिए इसमें अलग अलग स्टेज में बच्चा अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, ग्रहण करता है, और अलग अलग उसका क्या होता है, विकास होता है उसी हिसाब से। जैसे अगर आप सेंसर मोटर स्टेज में देखेंगे तो इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है क्या करता है, चीज़ों को सीखता है सेंसर मोटर स्टेज में। और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है, स्कीमा बनाना शुरू करता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को क्या करता है, ढूंढ लेता है। ठीक,
और जो दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चा क्या करता है, आपका जो भी क्रिया करता है उसके पहले की अवस्था है, अर्थात इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को क्या करता है, देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है। जैसे बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे देखते हैं आप कि कोई बच्चा है और वो चल रहा है, अचानक उसको जो है टेबल से चाहे कहीं दीवार से उसको चोट लग जाती है, तो वह दीवार को ही मारने लगता है, उसको ये नहीं पता है कि ये तो निर्जीव है। तो ये यही अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में क्या करता है, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। और इसमें ईगो का भाव होता है, वह अपने को ही क्या करता है, सब कुछ समझता है कि उसी के अनुसार सब कुछ हो। जैसे वो टीवी देख रहा है, कोई चैनल देख रहा है, तो वो सोचेगा कि हम जो देख रहे हैं वही सब लोग देखें। तो ये अहम केंद्रित ईगो वाला सेंस जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है बच्चे में होता है। और क्या है, जैसे आप देखेंगे इसमें जो इरासिबिलिटी होती है, जिसको अपलटवादी जो है कहते हैं, जिसमें बच्चा, जैसे आप बच्चे से पूछेंगे बेटा बताओ 2 और 3 मिलके कितना हुआ, तो बचाएगा 5 होता है। लेकिन अगर यही पूछेंगे कि 3 और 2 मिलके कितना होता है, तो वो कंफ्यूज जाएगा, इसका भी ज्ञान इसमें नहीं होता है। बच्चे को रुपए पैसे के बारे में देखेंगे कि नोट अगर बड़ा सा दे दिया और ढेर सारा सिक्का दे दिए, जैसे अगर ये मान लीजिए 2000 का नोट है, उसके सामने 2000 का नोट दे दिए और 100 का एक एक का सिक्का ढेर सारा दे दिए, तो वो सिक्कों को ले लेगा। उसको अभी ये नहीं समझ है कि 2000 की वैल्यू ज़्यादा है या फिर 100 रुपये के सिक्के की। तो ये सब पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में आता है जो 2 से 7 वर्ष होता है। और क्या है, आपको मैंने बताया जो केंद्रीकरण की भावना होती है। अब जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो थर्ड स्टेज 7 से 11 वर्ष की होती है, इसमें जो है बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को क्या करता है, देखकर ही कुछ न कुछ करता है या चिंतन करना शुरू कर देता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और जो जो कमियां पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहती है, जैसे ये नहीं कर पाता है, पलटवादी जो है 2 से 3, 3 से 5 ये नहीं जोड़ पाता है, ये रुपए पैसे वाला हो गया, इन सब चीज़ों का ज्ञान उसको जो है इस अवस्था में दूर हो जाता है, अर्थात उन कमियों को वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दूर कर लेता है। ठीक है। और जो औपचारिक अवस्था है 11 से 15 वर्ष, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात तर्क करने की। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, तर्क कुतर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके बाल विकास और इससे जो है रिलेटेड थी, जो है इसमें जो है जीन पियाजे के। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा, क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका जो है वस्तुओं को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो ये क्रम से रिलेटेड ये आपका 6 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये जो है आपका क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा जो है तीसरी अवस्था में ही क्या किया गया है, बताया गया है। किस अवस्था में, तीसरी अवस्था में, थर्ड स्टेज, जो 7 से क्या है 11 है, जिसके अंतर्गत बालक वस्तुओं या चीज़ों को उनके परिमाण और मात्रा के आधार पर जो है क्रम में रखने की जो है योग्यता उसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि 2 और 3 ये इसमें नहीं आता है प्री कन्वेंशनल में, लेकिन बाद में इस अवस्था में वो ऑर्डर कर लेता है। तो यही तीसरी अवस्था में जो है क्रम का जो है इसके अंतर्गत एक सिस्टम बच्चे में डेवलप हो जाता है। चलिए, तो देखिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है और भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ ये है कि आपको उस चीज़ जो है क्वेश्चन के माध्यम से और भी चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा गया है आपसे कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। अब देखिए 5 वर्ष का बच्चा है, अब 5 वर्ष का बच्चा है और उसको ये लग रहा है कि अगर मिट्टी का गोला है तो इसको हम चिपटा करके दबा करके इसको सांप बना दें, लंबा जो है कर दें, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो ये जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तर्क क्या है बच्चे का, क्या जीववाद का तर्क है, केंद्रीयता का तर्क है, परिकल्पित निगमनात्मक का है, या फिर संक्रमण परिणाम निकलता है, बताइए। तो इसमें जो है आपका क्या है, केंद्रीयता का, इसमें क्या आ जाएगा, केंद्रीयता का। क्योंकि आप बताइए हमको कि जैसे चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो ये बढ़ जाता है, तो इसमें सोच के पीछे कारण क्या है, केंद्रीयता ही तो है। क्योंकि पियाजे द्वारा इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक। अब मैंने आपको बताया भी था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, जीववाद होता है, बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है,
मुद्रा संप्रत्यय को नहीं समझ पाता है। तो अब देखिए, तो जब बच्चा जो है इसको सांप के रूप में परिवर्तित करना चाह रहा है तो इसके पीछे उसका कारण क्या है? केंद्रीयता है। अब कैसे इसको स्पष्ट करेंगे? तो ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जिन पियाजे के द्वारा बताया गया था कि यह एक विशेषता है जिसमें बालक किसी घटना को समझने के लिए क्या करता है? किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देता है। जैसे बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है पर वो मात्रा और परिणाम के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाते। जैसे अगर आप इतना बड़ा सा सामान दे दें कोई और एक छोटा सा, अब ये सोना है और ये मान लीजिए कागज का डब्बा है, तो वो ये वैल्यू नहीं समझ पाएगा कि इतने छोटे ही सोने की वैल्यू इससे ज़्यादा है। वो तो आकार में जो बड़ा रहेगा उसी को प्रेफर करेगा। बड़ा चॉकलेट है तो वही वो लेगा, छोटा नहीं लेगा, भले ही छोटा वाला उससे अच्छा हो, महंगा हो। तो ये जो है बच्चे में 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें ये बच्चे में क्या होता है? गुण पाया जाता है। तो ये लंबाई चौड़ाई मात्रा ये सब जो है केंद्रीयता के गुण में ही क्या आता है। और ये आपका क्या है? आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है आता है। तो हमारा राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? बी बॉल हो जाएगा, केंद्रीयता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की, देखिए आ गए, समाज और संस्कृति का जो है इनका एक सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। अब देखिए इनके अनुसार क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर या फिर सार्वभौमिकता पर। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का जहां भी जिक्र है तो आप समाज, संस्कृति और कहीं कहीं भाषा इनको जरूर करिए, क्योंकि ये समाजवाद जो है समाज के अनुसार जो है ये जो है सामाजिक संरचना पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो सामाजिक संरचना पर ही इनका पूरा बेस्ड है। किस पे है? सामाजिक संरचना पर। तो आंख मूंद के क्या करेंगे? 8 का ए मारेंगे, ठीक है। और इसे जो है इनके सिद्धांत को ही सामाजिक निर्मितवाद जो है भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है इनमें संस्कृति को एक सामाजिक जो है परिवेश के लिए सार्थक बताया है। क्या बताया है? सार्थक बताया है। तो जहां भी समाज संस्कृति का जिक्र है वहां लेव वाइगोत्स्की आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि देखिए उन्हीं से रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की से पूछा है। तो इसमें पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए ये कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। तो निजी संवाद को इन्होंने जो है जोड़ दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए जो है इन्होंने प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किया है। और ये कहते हैं कि बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण के लिए करते हैं, सामाजिक बोलचाल के लिए करते हैं, बल्कि अपने आप से भी बात करते हैं मन में ही, अपने व्यवहार के लिए जो है योजना बनाने के लिए, चाहे निर्देश देने या मूल्यांकन करने में भी करते हैं। तो इसमें जो है क्या करते हैं? प्राइवेट स्पीच। जैसे आप किसी को मारने का प्लान बनाए तो मन में बड़बड़ाएंगे कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये प्राइवेट स्पीच जो है इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए और क्या है, जबकि आप देखेंगे तो इनके उलट जो जिन पियाजे हैं वे कहते हैं कि बच्चा सब कुछ अपने नजरिए से देखता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपने जैसा सोचने पर क्या करता है? विश्वास करता है। यही स्व केंद्रीयवाद होता है। तो जहां भी निजी संवाद का जिक्र है, प्राइवेट स्पीच का बात है, आप आंसर लेव वाइगोत्स्की लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है पाड़, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पाड़। इसको हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, SCAFFOLDING। स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसे जब छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो बड़े उसकी क्या करते हैं? हेल्प कर देते हैं। अर्थात किसी काम में किसी के द्वारा जो है जो अनुभव जिसको हो उस काम का, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, तो मदद करना ही क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है या स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। ये जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? देखिए प्रगतिशील क्वेश्चन जो है पूछा है आपसे, जो आपका जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पूछा है उसका, कि क्या है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। देखिए पुरस्कार दंड का प्रयोग तो एकदम कतई नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन सी विशेषता है एक प्रगतिशील उसकी, तो देखिए इसमें सहयोग और पूर्ण अधिगम कि क्या होनी चाहिए? यही इसकी विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है कि एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है,
यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो देखिए, अगर बुद्धि के स्वरूप की बात करें तो यह अंतरावैयक्तिक बुद्धि, पर्सनल जो है इंटेलिजेंस को दिखाती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की क्या होती है? योग्यता होती है, और यही जो है बुद्धि को क्या करती है? दर्शाती है। कौन सी? अंतरावैयक्तिक बुद्धि। देखिए, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ठीक है, इंटर होता है एक दूसरे से, और इंट्रा होता है कि एक ही में। ठीक है, तो ये चीज़, अब जैसे आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं SBI टू SBI, और या फिर SBI टू यूनियन बैंक, तो देखिए SBI से SBI कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये इंट्रा हो जाएगा, और SBI से UBI तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। तो स्वयं में क्या हो जाएगा? अंतरावैयक्तिक जो है बुद्धि हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे राजनेता हो गए, शिक्षक हो, चिकित्सक, सेल्समैन, ये क्या करते हैं? एक दूसरे की बुद्धि को बखूबी क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से जो है कौन सा कथन प्रस्तावित है? अब देखिए, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखना, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा जो है कहा है, पहला भाषा जो है मातृभाषा हो, दूसरा इंग्लिश हो, और तीसरा अन्य कोई भाषा हो, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब देखिए, इसमें कहा अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बाधक नहीं है, ये तो भाई जो है सार्थक होगा ना, ये तो आपका जो है उसमें सहायक होगा, बाधक कहाँ से हो जाएगा। तीसरा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक क्या है? लाभ है, सही बात है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, उलझन कहाँ से पैदा करेगा? और शिक्षक में सीखने में बाधा डालता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाल विद्यार्थियों के लिए जो है बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक जो है क्या बताया है? लाभ बताया है। अर्थात आपका बहुभाषा, विभिन्न भाषाओं को आप जो है उसको क्या मानिए? उसको बाधा मत मानिए, उसको एक जो है आप जो है एक उसको क्या बोलते हैं? एक उसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए आप। नेक्स्ट आपका है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, कैसी हैं? अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं है, या फिर अनुवांशिक निर्धारित? तो बताइए, जेंडर जो रोल्स है वो क्या है? तो जो जेंडर रोल्स है वो अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है? अधिग्रहित हो। ठीक है, क्योंकि ये समाज से मिलता है, ये समाज के द्वारा ही, जैसे एक देखिए प्रसिद्ध कोई वैज्ञानिक, याद नहीं आ रहा है नाम, वो बोले हैं कि जन्म से कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, उसे समाज बना देता है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। तो ये अधिग्रहित व्यवहार है, अर्थात ये समाज में आदमी सीखता है, जन्मजात नहीं होता है, जैविक रूप से नहीं है। जैविक रूप से आपका जो है मेल फीमेल हो जाएगा, जो इसको सेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये जैविक रूप से आ जाएगा, आनुवांशिक निर्धारित नहीं। तो ये जो है अभिग्रहित है, जेंडर जिसको हम लिंग बोलते हैं हिंदी में। तो ये समाज के द्वारा क्या होता है? थोपा जाता है, समाज के द्वारा दिया जाता है, यही इसीलिए हम कह सकते हैं अधिग्रहित है ये व्यवहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 नंबर है कि सतत और समग्र मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन और आकलन से क्वेश्चन है, तो मूल्यांकन एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होता है भाई? कोई भी अगर आप उद्देश्य है पूर्व निर्धारित और जो अर्जित उद्देश्य है उसकी तुलना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन। जैसे आप ये है कि 1 साल बच्चे को पढ़ाए, तो 1 साल पढ़ाने के बाद आपके दिमाग में है कि बच्चे को ये चीज़ आना चाहिए, तो अब उसका आप क्या करेंगे? आप मूल्यांकन करेंगे और आप देखेंगे कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो भाई उसका जो है क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता चलेगा कि पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, किस उद्देश्य तक वो पूर्ति किया है। तो ये तुलना करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका प्राथमिक बेसिक एम क्या है? किसका? सतत और समग्र मूल्यांकन का। तो अगर हम सतत और समग्र मूल्यांकन का देखें जो है, कॉन्टिन्यूअस और जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है इवोल्यूशन का, तो छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, क्या ये है? ये तो कभी नहीं होगा। छात्रों की समझ को आंकना, जरूर आप क्या करेंगे? मूल्यांकन में क्या करते हैं? छात्रों की समझ को आंकते हैं। पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, और आंकने के अनुसार आप वैसा क्या करते हैं? आप
पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उसके अनुरूप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं। तीसरा है छात्रों का उनके प्रदर्शन उनके अनुसार वर्गीकरण करना नहीं, छात्र जैसा आप प्रदर्शन उनको अलग आप करेंगे नहीं। छात्रों किसी विषय में जो है सफल और विफल घोषित करना, ये भी क्या है, मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। मूल्यांकन यही है कि आप छात्र को समझेंगे कि उसका नेचर कैसा है, वो कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कठिनाई क्या है, उस कठिनाई को दूर करेंगे, उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम और सारी जो है टीचिंग स्किल को जो है क्या करेंगे आप, डेवलप करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे आप। तो हमारा राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, आपका बी बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। कहने का मतलब मूल्यांकन जो आप पद्धति कौन सा आप अपना रहे हैं, सिस्टम जो है मूल्यांकन का, तो उसके करने से पहले शिक्षक को किन बातों का जो है विचार करना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन था, जिसको आयोग ने जो है इसका कॉमन नंबर दिया था, जो है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में जो है, क्योंकि इसमें देखिए तर्क यही था कि मूल्यांकन की पद्धति में क्या क्या करना चाहिए। जैसे उसने क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है, ये एक तो हो गया कि क्या क्या उम्मीद किया जा रहा है उसको। दूसरा होगा कि जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पे हैं, भाई उनका स्तर क्या है। समझना चाहिए कि वे किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं, ये चीज़ है। और जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए हैं। तो इसका जो है कॉमन नंबर मिला है, इसका कोई भी राइट आंसर जो है आयोग ने नहीं माना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में ही बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा देना, यही समावेशी शिक्षा का क्या है, अर्थ होता है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। सिर्फ देखिए, जो सिर्फ ही, केवल ये शब्द लगाया तो निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, देखिए केवल यहां भी लगाया तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यही समावेशी शिक्षा का क्या है, मेन उद्देश्य होता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कि कथन और कारण। देखिए कथन दिया है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अनेकों टीचिंग स्किल है जिसमें शिक्षक अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किस टीचिंग स्किल का प्रयोग करना है वह अध्यापक करता है। तो इसमें यही कहा गया कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण क्या है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये इसका क्या है, कारण है। अब देखिए दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। फिर सी दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ये भी सही है और शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु, भाई जो लर्नर है, जो आपके सामने सीख रहे हैं, आप टीचर हैं, आपका बच्चा सीख रहा है क्लासरूम में, तो अधिगमकर्ता कौन, लर्नर जो बच्चा है, उसकी जो विविध आवश्यकताएं हैं, उसकी जरूरतें क्या है, क्या उसके पढ़ाई में क्या रुकावट है, अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। उसके अनुकूल आपको ढालना होगा, उस बच्चे के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप अपने ज्ञान के लेवल पे उसको पढ़ाएंगे, आप बच्चे के हिसाब से चलेंगे, बच्चे को ही आप केंद्र में रखेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ए जो है आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 17 का। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, लिखने में उसको क्या है, प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक, लिखाई में निरंतर क्या है, कठिनाई का सामना करे, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर क्या करता है, इशारा करता है। तो बताइए, पठन वैकल्प है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, या फिर ध्यान एवं अति जो है सक्रियता का विकार। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर आपका होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए
इसमें सीधे सीधे आप पढ़े होंगे कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है। देखिए, जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधी विकार है। क्या है? पढ़ने संबंधित। यहाँ तो लिखने की बात आ रही है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्ग्राफिया आलेख, डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार, लेखन अर्थात लिखने संबंधी। तो सीधे सीधे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी बॉल हो जाएगा, आलेख वैकल्प। डिस्कैल्कुलिया क्या है? देखिए, डिस्कैल्कुलिया गणनीय विकार है, गणना करने में दिक्कत। और एक आता है डिसमॉर्फिया, आता है डिसमॉर्फिया, ये भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? भ्रम वाली स्थिति। और क्या है? डिसफेजिया है, एक होता है डिसफेजिया। डिसफेजिया में क्या होता है? बोलने संबंधी विकार होता है या भाषा संबंधी विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया है, DYSPRAXIA। डिस्प्रैक्सिया में क्या? शारीरिक कौशल संबंधी जो विकार होता है, ठीक है, जैसे कोई बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसे बॉल है, कोई बॉल अगर फेंक रहा है, कोई उसको नहीं पकड़ पा रहा है वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया के अंदर आ जाएगा। डिस्थीमिया अगर आपसे पूछे, DYSTHEMIA, डिस्थीमिया तनाव संबंधी ये विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन बताई दिया, डिसलेक्सिया आपको बताई दिया। तो सीधे सीधे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बॉल हो जाएगा। तो इसमें आपको ये भी जानकारी मिल गई। अब देखिए, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई एक बात बताइए, विद्यार्थी में जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से जैसे कोई सुन नहीं पा रहा है या कोई बोल नहीं पा रहा है या कोई किसी को दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे को देखने में या कम दिखाई देता है तो उसको आगे बैठा दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो विभिन्नताएं हैं बच्चे में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए। पहला है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जो भी स्टैंडर्डाइज जो है आपके सिस्टम है, पद्धतियां हैं जो है। दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है रटन आधारित जो है अधिगम को, जो रटन माने जो रटने की प्रवृत्ति है उसको जो है अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, ये है। या फिर पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए और पूर्ण स्मरण पर जो है बल देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो इसमें जो है देखिए, जो आप करेंगे एक शिक्षक के रूप में, ये आप करेंगे ये कि इसमें शिक्षा शास्त्री जो उपागम है, जो शिक्षा से रिलेटेड जो है शिक्षा शास्त्री उपागम है, जो भी आपके वैरायटी है, पेडागोजियल जो है अप्रोच है, जितना भी पेडागोजियल अप्रोच है आप उसका यूज करेंगे। और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे एक शिक्षक के रूप में। अब कहेंगे क्यों? अब देखिए, आपको पता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सब अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग जो है बुद्धि लब्धि के होते हैं। और एक शिक्षक को अनेकों उपागम और मूल्यांकन या विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, जबकि केवल पेपर और पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करके पुनर्स्मरण पर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थात ये पेपर पेंसिल से आप उसकी व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको थोड़ी ना आप दूर कर सकते हैं। आप जो भी पेडागोजियल अप्रोच है उसका यूज करिए, मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का प्रयोग कीजिए और उस कमी को क्या करिए, उसके पूरा करिए, जो भी उसका विकार है, चाहे पठन विकार हो, चाहे जो है दिखने में हो, चाहे कोई भी हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण है। देखिए, अपसारी चिंतन है, आवेगशीलता है, सोच में केंद्रीकरण या भी अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी अभिसारी ये दो हो गया चिंतन, आवेगशीलता और सोच में केंद्रित। कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य रूप से लक्षण, अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है, कोई बच्चा क्रिएटिव है, तो उसमें वो अनिवार्य रूप से जरूर लक्षण विद्यमान होगा। तो हो जाएगा कि अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट नहीं, ठीक है, डाइवर्जेंट। अर्थात जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रख दी जाए, अगर बालक के सामने, व्यक्ति के सामने कोई समस्या रख दी जाए, तो वह उस समस्या के समाधान के लिए अपनी जो कल्पना शक्ति है वो उसका प्रयोग करे, वो सोचे विचारे, अपने दिमाग में जोर लगाए कि कैसे उस चीज को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे पा सकता है।
जैसे बच्चों से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बताओ कि अगर यदि ऐसा हो तो क्या हो। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके औपचारिक चिंतन का जो है स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये औपचारिक चिंतन जो होता है वह अनिवार्य लक्षण होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको किसी भी काम को करने की उनमें वो कैपेबिलिटी होती है, वो सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इस काम को क्या करेंगे, कर लेंगे। तो उनके अंदर अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और बचे हैं कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, या फिर सहपाठियों और वयस्कों के साथ सहभागिता द्वारा। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, PR अर्थात इन दोनों के द्वारा, या फिर ये दोनों सही है, या फिर PRS, ये तीनों सही है। ऐसे आप बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल के द्वारा भी होता है, वो सक्रिय अन्वेषण, कुछ न कुछ जो है रिसर्च करते रहते हैं, कुछ न कुछ जो है खोजते रहते हैं, उसके द्वारा भी होता है। कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, कुछ न कोई एक्टिविटी के माध्यम से, इसलिए छोटे बच्चों को एक्टिविटी सिखाया जाता है। और सहपाठियों और वयस्कों के साथ सहभागिता द्वारा, अर्थात अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्तियों के साथ या फिर अपने कलीग के द्वारा क्या करते हैं, किसी काम में अपना हाथ बटा करके भी वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और ज्ञान की संरचना का अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है कि हाँ इससे ये होगा, इससे वो होगा। अब देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, PQRS अर्थात चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करवाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। अर्थात अब जैसे मान लीजिए 10 नंबर का कोई आपका फ़ोन नंबर हो गया, मान लीजिए ऐसे है, वो करती क्या है कि 3 या 4 समूहों में जो है डिवाइड करके, जैसे 3-3 करके ऐसे, मतलब खंड में उसको क्या करती है, विभाजित करवा देती है कोई शिक्षिका, और उसको बच्चों को जो है क्या करती है, याद करवाती है, रटवाती है वो शिक्षिका। तो ये रणनीति क्या पूछ रहा है कि किसकी रणनीति है। तो भाई आप एक बात बताइए, किसी चीज़ को आप, लंबा कोई चीज़ है उसको टुकड़ों में आप विभाजित कर दे रहे हैं, तो सीधे सीधे उसमें खंडीकरण दिख रहा है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सिंपल भी क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अर्थात स्कूल में किस पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए लर्निंग के समय, सीखने के समय बच्चों के। पहला है परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। दूसरा है विषय वस्तु को रटना। तो एक बात बताइए, रटना तो ये कतई नहीं होगा। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। सबसे अधिक आपका यही जो उसका पॉजिटिव आंसर है, परिवेश में सहभागिता, अर्थात एक दूसरे का सहयोग द्वारा स्किल और नॉलेज का क्या करना, अर्जन करना। कहाँ, सोसाइटी या फिर परिवार में या फिर कहीं पे भी। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, किस पे बल देना चाहिए कि बच्चा जो है क्या करे, सहभागिता का गुण हो उसमें, और कौशल या एक क्रिएटिविटी के माध्यम से वो क्या करे, किसी चीज़ को सीखे। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है, संरचनात्मक सामाजिक रूप से। पहला है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का क्या करती है, उपयोग करती है, और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कार। कोई टीचर है, ठीक है, वो नए शब्द बच्चों को सिखा रही है, और जो बच्चा सही उत्तर दे दिया, एक तरह समझिए कि उसको जो है शाबाशी या फिर जो है उसके पुरस्कार के रूप में उसको टॉफी दे रही है। एक पहला हो गया कंडीशन। दूसरा है कि परामति कोई है, वो विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए क्या कहती है, जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं। एक दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर क्या करती है, बल देती है। एक ये हो गया
लास्ट है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करके आए। अर्थात जो बच्चे जिन चीज़ों में त्रुटि है, जो गलत कर रहे हैं, उनको 5 बार लिखने के लिए वो क्या कर रही है, कह रही है। तो बताइए ये कौन सा सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो है पढ़ने को सुसाध्य करता है, बताइए। तो देखिए ये फ्लैश कार्ड का उपयोग करते, ये तो होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा Q सही हो जाएगा और R सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब एक बात बताइए कि ये जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है, इसके अनुसार जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो पढ़ने के लिए सुसाध्य करने वाला युग्म क्या होता है, बताइए। परामिति जो है क्या होती है, विविध प्रकार के पुस्तकें अपने विद्यालयों को पढ़ने के लिए देती है, जो कि विद्यार्थी का एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं जो एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें क्या करती है, परिचर्चा के लिए कहती है। और अरुंधति क्या कर रही है, नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए जो है ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए अगला है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य करेंगे, किस प्रकार क्या करेंगे, डेवलप करेंगे योग्यता को स्टूडेंट के। डर की भावना पैदा करके, ये तो सरासर गलत हो जाएगा, बताइए। डर की भावना तो करेंगे नहीं। समस्याओं के हल है तो अटल तरीके, अटल माने होता है एकदम दृढ़, कि अगर नहीं आ रहा तो उसमें लगे रहिए, जूझे रहिए। तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बताइए कर सकेंगे ऐसा, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय, बिना किसी का मतलब कोई भी मतलब उसमें बिना सोचे समझे रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। भाई डर का पैदा करके तो आप कर नहीं सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरूप इस्तेमाल करके जो है इन तरीकों को जो है आप क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आपके क्या हो जाए, समस्या समाधान क्षमता को क्या कर सकते, सुसाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित जो है, देखिए रहित दिया है, सहित नहीं है, अधिगम को बढ़ावा देना। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, तो बताइए कभी होगा, सहित होगा तो होता, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। सार्थक पूछा है इसमें। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या ये होगा सार्थक। तीसरा है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, तो ये तो कभी नहीं होगा, रट्टा मारने की प्रवृत्ति। श्यामपट पर लिखे गए उत्तर को नकल करना, अर्थात टीचर लिख रहा है, लड़का उतार रहा है, बच्चे उतार रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, खाली कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। ये बी वाला ऑप्शन आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि समस्या पर आप विविध तरीकों से विचार करिए, अनेकों तरीकों से, कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। इसके लिए बच्चों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। जैसे अगर कोई विद्यार्थी कोई काम कर रहे हैं और उसमें सफलता पा गए तो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे, उनमें आत्मविश्वास की भावना आएगी। तो क्या वो शर्म करेंगे, ये तो गलत बात है। गुस्सा करेंगे, इसमें कोई बात नहीं, वो गर्व करेंगे, उत्कंठा तो होगी नहीं। तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गर्व करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचा है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहु संवेदनहीन उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि, बताइए क्यों करना चाहिए इस प्राथमिक स्तर पर। क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है इसलिए, या यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के मौके देता है इसलिए, या यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है इसलिए, या फिर यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। बताइए किस लिए प्राथमिक स्तर पर बहु संवेदनहीन उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शिक्षा से वंचित करने के मौके देता है, ये तो गलत बात हो गई। अध्यापक के निर्देश अवधि का समय बचा रहा है, ये भी गलत है बात। और आज्ञा परायणता पैदा कर, ये भी गलत बात है। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं।
इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात 3 सही होगा और 1 क्या होगा आपका गलत होगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक समकलनाओं व्यवहारों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अब एक बात बताइए, कोई बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चा हो, अगर वो अपने अंदर कोई भी संकल्पना या भ्रांति को क्या किया है, रखे हुए है, तो क्या उसको डांट के उसको हतोत्साहित करना चाहिए? यह बात तो गलत है, निगेटिव, हमको निगेटिव चाहिए ही, तो ये एक हो गया। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक समन्वय भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, ये आम बात है, ये सही बात है, ठीक है। तीसरा है आपका, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक समन्वय भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या होता है, महत्वपूर्ण, ये भी सही बात है। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां सदैव निराधार होती हैं, भ्रांतियां तो सदैव निराधार, तो ये भी बात सही है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को क्या करती है, दर्शाती है। तो ये देखिए, तीनों तो आम बात है, लेकिन ये आपका क्या है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही है, 1 ये सही नहीं था, तो इसलिए ये राइट आंसर हो गया। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी के सीखने को, किसमें, मानवतावादी में, व्यवहारवादी में, संज्ञानात्मक में या सामाजिक सांस्कृतिक में, बताइए इसमें कौन सा जो है अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये व्यवहारवाद के अनुसार, ठीक है, क्योंकि अधिगम का जो व्यवहारवाद परिप्रेक्ष्य है वो कहता है कि जो ठोस प्रलोभन है और पुरस्कार है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, जबकि अगर देखेंगे मानवतावादी और संज्ञानवादी को या फिर सामाजिक सांस्कृतिकवादी को, तो ये इनसे संबंधित नहीं है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा व्यवहारवाद। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो है बाल मनोविज्ञान के जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। इससे आपको अंदाजा भी लग सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और भी हम अन्य वीडियो को जो है अपलोड करेंगे जल्द ही। तो चलिए, कोई अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।